हेलो डियर फ्रेंड्स, वेलकम है आप सभी का आपका अपना क्लास तनु क्लासेस 8 में। तो आज इस वीडियो में व्यष्टि अर्थशास्त्र के चैप्टर 3 यानी उत्पादन और लागत का थ्योरी एक्सप्लेनेशन कंप्लीट करेंगे। काफी इंपॉर्टेंट चैप्टर है और इससे काफी क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं, ठीक है। और इसी वीडियो में हम लोग जानेंगे कि इकोनॉमिक्स का फुल फॉर्म क्या होता है, लॉ ऑफ रिटर्न्स क्या होता है। लॉ ऑफ रिटर्न्स बार बार पूछा गया क्वेश्चन है बोर्ड एग्जाम में। तो चलिए आप लोग ध्यान से देखिए और ध्यान से सुनिए। इससे पहले आप लोगों से छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप इस चैप्टर का फर्स्ट वीडियो नहीं देखे हैं तो प्लीज पहले फर्स्ट वीडियो देख लें, क्योंकि उस चैप्टर में उस वीडियो में पूरा तरह से बता चुका हूं कि एपी क्या होता है, एमपी क्या होता है और एक तरह से जो बेसिक चीज होता है, काफी इंपॉर्टेंट चीज जो होता है उसमें बता चुका हूं, ठीक है। तो इसलिए आप लोग वो चैप्टर को देख लीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आपको समझना है परिवर्तनीय अनुपातों का नियम यानी लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोडक्शन। स्थिर आगत, जैसे भूमि क्या है, स्थिर आगत है। स्थिर आगत सहित परिवर्ती आगत की मात्रा में बढ़ोतरी करने से औसत उत्पाद यानी एवरेज प्रोडक्ट और सीमांत उत्पाद यानी एमपी यानी मार्जिनल प्रोडक्ट एक सीमा तक, एक लिमिट तक बढ़ती है और फिर कुछ समय बाद घटने लगती है। इसी को क्या कहते हैं, परिवर्तनीय अनुपातों का नियम यानी लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोडक्शन कहते हैं। इस लॉ यानी लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोडक्शन यानी परिवर्तनीय अनुपातों का नियम का दो और अलग नाम है। इसको क्या कहते हैं, दो और अलग नाम है, एक्स्ट्रा नाम। इसको परिवर्ती उत्पादों का नियम भी कहते हैं या फिर समान सीमांत उत्पाद का नियम भी कहते हैं। अगर आपको एग्जाम में आ जाए कि समान सीमांत उत्पाद का नियम या फिर परिवर्ती उत्पादों का नियम या फिर परिवर्तनीय अनुपातों का नियम को परिभाषित करें तो यही चीज आपको पूछा जा रहा है, यही चीज आपको परिभाषा के रूप में वहां लिख देना है। परिवर्तनीय अनुपातों का नियम का ग्राफ, अब आप ग्राफ के जरिए समझिए कि परिवर्तनीय अनुपातों का नियम यानी लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोडक्शन क्या होता है। देखिए मैंने आप लोगों को क्या बताया कि मतलब एक सीमा तक यानी स्थिर आगत मतलब जो होता है, आगत का मतलब क्या हो गया कि भूमि हो गया, कच्चा माल हो गया, पूंजी हो गया, यानी जो चीज इस्तेमाल होते हैं एक तरह से निर्गत को बनाने के लिए, एक तरह से प्रोडक्ट का निर्माण करने के लिए जो भी चीज इस्तेमाल करते हैं फॉर्म में या फिर फैक्ट्री में, उस सबको क्या कहते हैं, आगत कहते हैं। अगर आगत मतलब ज्यादा इस्तेमाल होगा, कच्चा माल ज्यादा इस्तेमाल होगा तो टीपी जो होगा यानी कुल उत्पाद क्या होगा, मतलब ज्यादा होगा, ज्यादा कच्चा माल इस्तेमाल होगा तो ज्यादा मतलब उत्पाद होगा, उसी को क्या कहते हैं, टीपी कहते हैं। मैंने आप लोगों को क्या बताया, इस नियम के अनुसार क्या होता है, देखिए एक सीमित तक यानी क्या होता है कि एक लिमिट तक, जैसे कि आगत, स्थिर आगत में बढ़ोतरी करने से नियम आप क्या पढ़े, मतलब स्थिर आगत सहित परिवर्ती आगत की मात्रा में बढ़ोतरी करने से, यानी स्थिर आगत, जैसे कि इसी को आप स्थिर आगत कर सकते हैं, क्योंकि स्थिर आगत में जैसे बढ़ोतरी कीजिएगा तो उसमें क्या होता है कि कुल उत्पाद में बढ़ोतरी हो जाएगा। तो एक तरह से इनडायरेक्टली आप कुल उत्पाद को ही स्थिर आगत यहां मान लीजिए, ठीक है। जैसे कि यहाँ इस स्थिर आगत एक समय तक बढ़ता है, यहां से यहां स्टार्ट हुआ, ये पॉइंट से यहां एक तक, यहां तक बढ़ा, ठीक है। यहां तक बढ़ने के साथ साथ एपी और एमपी ये दोनों यहां तक बढ़ा, लेकिन ये जैसे आगे बढ़ा यहां से एपी यानी सॉरी टीपी जैसे यहां से आगे बढ़ा तो फिर एपी और एमपी जो है यहां से झुक गया, मतलब ये दोनों मतलब क्या होता है, क्या हो गया कि घट गया, ठीक है। यानी कुछ समय के बाद यहां से यहां तक जाने में तो कुछ समय लगा ना, यहां तो यहां से जीरो से लेकर यहां तक जाने में तो कुछ समय लगा, ये कुछ समय के बाद क्या हो गया, ऑटोमेटिकली इसका ग्राफ मतलब नीचे आ गया, मतलब एपी और एमपी घट गया और टीपी मतलब बढ़ते चले गया, ठीक है। तो वही बात आपको तो यहां कहा जा रहा था कि कुछ समय के बाद क्या होता है कि कुछ समय के बाद फिर घटने लगती है, यानी एपी और एमपी एक लिमिट तक बढ़ती है। एक लिमिट कहां तक बढ़ी भाई, ये पॉइंट तक एक लिमिट हुआ ना, एक लिमिट तक बढ़ती है, फिर कुछ समय के बाद मतलब क्या होता है कि ये क्या होता है कि कुछ समय के बाद घटने लगती है। तो कुछ समय के बाद यहां तक बढ़ा, यहां तक मतलब एक तरह से समय हुआ, कुछ समय के बाद यहां ऑटोमेटिकली घटने लगा, मतलब एपी और एमपी घटने लगा। तो इसी को क्या कहते हैं, परिवर्तनीय अनुपातों का नियम कहते हैं, ठीक है। उम्मीद करता हूं आपको समझ में आ गया होगा कि परिवर्तनीय अनुपातों का नियम यानी लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोडक्शन क्या होता है। अगर आपको एग्जाम में आ जाए तो आप सही ढंग से परिभाषित कर सकते हैं। तो आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो फिर कमेंट कीजिएगा। तो सबसे पहले आपको यहाँ ये समझना है कि एक तरह से परिवर्तनीय पैमाने का जो प्रतिफल होता है, मैंने आप लोगों को एक तरह से पहले ही बोल दिया था कि लॉ ऑफ रिटर्न्स के बारे में पढ़ना है, जो बार बार बोर्ड में पूछा गया क्वेश्चन है। अब देखिए रिटर्न्स टू स्केल यानी पैमाने का प्रतिफल क्या होता है। पैमाने का प्रतिफल उत्पादन फलन यानी प्रोडक्शन फंक्शन, ये भी चीज मैं फर्स्ट वीडियो में बता चुका हूं, यानी प्रोडक्शन फंक्शन की प्रकृति यानी प्रवृत्ति के बारे में बताता है, कैसा प्रवृत्ति है कैसा प्रकृति है, यानी उत्पादन फलन का। और उत्पादन फलन फिर मैं बता देता हूं, यहाँ पहला वीडियो में भी बता चुका हूं उत्पादन फलन क्या होता है, यानी प्रोडक्शन फंक्शन। देखिए उत्पादन फलन जो होता है ये कच्चा माल और फैक्ट्री द्वारा निर्मित पक्का माल, जैसे कि आगत और निर्गत के बीच के संबंध को बताता है, उसी को क्या कहते हैं, उत्पादन फलन यानी प्रोडक्शन फंक्शन कहते हैं। और इस प्रोडक्शन फंक्शन और यानी इस उत्पादन फलन का जो नियम एक तरह से प्रकृति को बताएगा, कितना घट रहा है कितना बढ़ रहा है, मतलब इसका प्रवृत्ति को बताएगा। तो इसी को क्या कहेंगे, पैमाने का प्रतिफल यानी रिटर्न्स टू स्केल कहते हैं, जिसे क्या कहते हैं, पैमाने का प्रतिफल कहते हैं। दीर्घकाल यानी लॉन्ग टाइम, यानी दीर्घकाल मतलब ज्यादा टाइम में क्या हो सकता है कि मैं कोई भी उत्पत्ति का साधन स्थिर नहीं रहता, जैसे कि दीर्घकाल हो गया 1 साल 2 साल हो गया 3 साल 4 साल। तो उत्पत्ति के साधन मैंने आप लोगों को क्या बताया था, श्रम हो गया, पूंजी हो गया, भूमि हो गया, एक तरह से साहस हो गया, ये सब क्या
मतलब उत्पत्ति के साधन है, लेकिन लॉन्ग टाइम में जो होता है दीर्घ काल में ये सब में मतलब चेंजिंग आते रहता है। कोई फॉर्म है, छोटा फॉर्म बता, कुछ समय के बाद मतलब वो बड़ा फॉर्म कर लिए तो चेंजिंग हुआ ना। मतलब एक तरह से कोई फॉर्म है जो छोटा पूंजी, कोई मालिक है जो एक तरह से छोटा पूंजी लेकर के अपना फॉर्म खोला, लेकिन कुछ समय के बाद दीर्घ काल यानी लॉन्ग टाइम के बाद क्या हुआ कि उसका एक तरह से पूंजी खूब बढ़ा दिया। तो क्या हुआ, वही तो है, वही तो आपको बात कहा जा रहा है कि दीर्घ काल में कोई भी उत्पत्ति का साधन स्थिर नहीं रहता, मतलब बढ़ता है या फिर घट जाता है। स्थिर का मतलब एक जगह पे अपना फिक्स नहीं रहता, ये घट भी सकता है या फिर बढ़ भी सकता है। दीर्घ काल में वह बदलते रहते हैं, अर्थात सभी उत्पत्ति के साधन परिवर्तनशील होते हैं। समय तथा आवश्यकता को देखते हुए उसमें बदलाव लाया जा सकता है। यानी सभी उत्पत्ति के साधन क्या होते हैं, मतलब परिवर्तनशील होते हैं समय तथा आवश्यकता के अनुसार, यानी एक तरह से टाइम के अनुसार और जो जरूरत के अनुसार। जरूरत पड़ गया कि कोई फॉर्म है तो दूसरे का फॉर्म, एक कोई आदमी दूसरे का खेत में फॉर्म खोल लिया, फैक्ट्री खोल लिया, लेकिन वहां क्या पड़ा, जरूरत क्या पड़ गया कि वो खेत जो है उसका जो एक तरह से प्लॉट जो है वो खाली करने के लिए करा, मतलब जरूरत हो गया उसको खाली करने का, तो ये क्या करा। यानी क्या होता है कि सभी उत्पत्ति के साधन परिवर्तनशील होते हैं तथा आवश्यकता के अनुसार, आवश्यकता को देखते हुए, जरूरत को देखते हुए उसमें बदलाव लाया जाता है। ठीक है, इसी को कहते हैं मतलब एक तरह से यानी उत्पत्ति के साधन में बदलाव लाया जा सकता है, यानी परिवर्तनशील होते हैं। पैमाने का प्रतिफल यानी न्यूटन स्केल क्या होता है ये समझ लिए। ठीक है, इसके अंतर्गत हम 3 नियम पढ़ेंगे। चलिए अब 3 नियम क्या क्या होता है अब आपको पढ़ाया जा रहा है। देखिए इसके अंतर्गत क्या कितने नियम, 3 नियम। समान प्रतिफल का नियम यानी लॉ ऑफ कांस्टेंट रिटर्न्स, उसके बाद होता है आपका एक तरह से बढ़ते प्रतिफल का नियम, उसके बाद घटते प्रतिफल का नियम। काफी इंपॉर्टेंट है, सिंपल वे में, यानी मैं जो एक तरह से भाषा जो इस्तेमाल किया हूं, जो एक तरह से लैंग्वेज जो इस्तेमाल किया हूं, सिंपल लैंग्वेज इस्तेमाल किया हूं, जिससे आपको समझने में कोई देरी ना हो, कोई एक तरह से परेशानी ना हो। तो सबसे पहले आपको 3 नियम पढ़ना है, यानी एक तरह से लॉ ऑफ रिटर्न्स के अनुसार जो इसमें 3 नियम आते हैं, 3 नियम तो आपको देख लिए, यानी समान प्रतिफल का नियम, घटते प्रतिफल का नियम, बढ़ते प्रतिफल का नियम। ये जो है बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से काफी इंपॉर्टेंट है, 5 नंबर के रूप में बहुत बार पूछे गए हैं। अगर 5 नंबर के रूप में आपको पूछे नहीं जाएंगे तो ये फिक्स्ड है कि आपको इससे रिलेटेड बोर्ड एग्जाम में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो इसलिए आप लोग चाहेंगे हम कि आप लोग नोट बनाते हुए जाइए, आप लोग से रिक्वेस्ट है आप लोग नोट बनाते हुए जाइए, क्योंकि इससे शॉर्ट नोट आपको कहीं नहीं मिलेगा। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले आपको समझना है कि समान प्रतिफल का नियम यानी लॉ ऑफ कांस्टेंट रिटर्न्स क्या होता है। देखिए इस नियम के अनुसार उत्पत्ति के साधनों में जितना प्रतिशत बढ़ोतरी करेंगे उतना ही मतलब क्या होगा कि उत्पाद यानी निर्गत, यानी एक तरह से तैयार माल, निर्गत का मतलब मैंने क्या बताया था फर्स्ट वीडियो में, बोल एक तरह से कि जो पक्का माल बन के निकलता है फर्म से या फिर फैक्ट्री से उसको क्या कहते हैं, निर्गत कहते हैं। लेकिन इस नियम के अनुसार समान प्रतिफल का जो नियम है यानी लॉ ऑफ कांस्टेंट जो रिटर्न्स है, जो इस नियम के अनुसार आप जितना आगत देंगे उतना ही निर्गत मिलेगा। यानी एक तरह से उत्पत्ति के साधन कौन कौन सा हो गया, उत्पत्ति का साधन मैंने आप लोगों को बताया था, श्रम हो गया, भूमि हो गया, पूंजी हो गया, कच्चा माल हो गया, ये सब क्या है, उत्पत्ति के साधन है। उत्पत्ति के साधनों में जितना प्रतिशत बढ़ोतरी करेंगे उतना ही क्या मिलेगा, किया जाए तो उत्पाद यानी निर्गत में भी उसी समान बढ़ोतरी होगी। जैसे एग्जांपल मैंने ले लिया, जैसे उत्पत्ति के साधन में जो होता है 10% अगर हम वृद्धि करेंगे, 10% हम उत्पत्ति के साधन में वृद्धि के, मान चलिए 10% कच्चा माल ज्यादा मंगाने लगे, तो उसी के अनुसार क्या हो गया कि निर्गत यानी जो पक्का माल बन के निकलेगा यानी 10% उसमें ऑटोमेटिकली मतलब क्या हो जाएगा, बढ़ोतरी हो जाएगा, वृद्धि हो जाएगा। यही है आपका समान प्रतिफल का नियम। देखिए यह शॉर्ट में लिया हूं, अर्थात या फिर इस भाषा से समझिए, यानी कच्चा माल यानी आगत में अगर 20% बढ़ोतरी की है तो आपको निर्गत जो मिला है वही 20% मिला है। यानी इनपुट बराबर आउटपुट, यानी जितना आप इनपुट करेंगे उतना ही आपको आउटपुट मिलेगा। किस नियम के अंतर्गत, समान प्रतिफल का नियम यानी लॉ ऑफ कांस्टेंट के अंतर्गत। अब आगे बढ़ते हैं, बढ़ते प्रतिफल का नियम, यानी बढ़ते प्रतिफल का नियम क्या होता है। देखिए लॉ ऑफ इंक्रीजिंग रिटर्न्स, देखिए लॉ ऑफ इंक्रीजिंग रिटर्न्स, जब सभी उत्पत्ति के साधनों में एक निश्चित अनुपात में की जाती है, कोई निश्चित अनुपात मान लिए 10%, 20%, 40%, यानी निश्चित फिक्स्ड अनुपात में बढ़ोतरी की जाती है, तो उत्पाद यानी निर्गत उस निश्चित अनुपात से अधिक बढ़ जाती है। यहाँ क्या हुआ, यानी थोड़ा सा मतलब चेंज किया, मतलब थोड़ा सा बढ़ाया, यानी आगत में जो है थोड़ा सा मतलब क्या किया, बढ़ोतरी किया। लेकिन क्या हुआ यहाँ कि उत्पाद जो है यानी प्रोडक्ट जो बन के निकलता पक्का सामान, तो वो क्या होगा कि उससे भी ज्यादा बढ़ोतरी हो गया, जिसे क्या कहते हैं, बढ़ते प्रतिफल का नियम यानी लॉ ऑफ इंक्रीजिंग रिटर्न्स कहते हैं। अगर आपको यहाँ समझ में नहीं है तो एग्जाम्पल में समझिए, जैसे मैंने यहाँ एग्जांपल लिया है, यदि उत्पत्ति के साधनों में 30% कितना प्रतिशत, 30% वृद्धि की जाती है, तो उत्पाद यानी निर्गत जो है बढ़कर कितना 40% हो गया। अब देखिए यहाँ 30% निर्गत में वृद्धि किया, यानी सॉरी उत्पाद में एक उत्पत्ति के साधन में वृद्धि किया, तो यहाँ निर्गत कितना हो गया, 40% हो गया। तो यहाँ बढ़ा ना, यहाँ 30% या 40%, कौन ज्यादा है, 40% ज्यादा है। तो अर्थात यह बढ़ते प्रतिफल का नियम को मैंने आप लोगों को बताया हूं। यहाँ देखिए बढ़ते प्रतिफल का नियम, यहाँ आगत 30% की है तो निर्गत आपको 40% मिला। तो यहाँ जो ये बड़का ये
देखिए ये ऐसे करके है, आप बच्चे में पढ़ चुके हैं, आप 10th कर चुके हैं, आप तो जानते हैं। यानी ये जो कहता है ग्रेटर देन, यानी निर्गत, ग्रेटर देन मतलब एक तरह निर्गत मतलब एक तरह से बड़ा है आगत से। यानी 2 क्या है, 2 और 3, 2 इसमें बड़ा कौन है, 3 बड़ा है, तो 3 को ऐसे एक तरह से इसका मुंह इधर घुमा देंगे। अगर यहाँ 4 उसके बाद 5, इसमें कौन ये बड़ा है, तो 5 बड़ा है, इसका घुमा देंगे। 2 1 इसका बड़ा कौन है, इसमें 2 और 1 में कौन बड़ा है, 2 बड़ा है, तो इसका मुंह इधर घुमा देंगे। तो यहाँ निर्गत से ज्यादा हो जाएगा, तो इसका मुंह क्या किए, इधर उसी का तरफ घुमा दिए। मतलब यहाँ 30% आगत, 30% आगत है, लेकिन इसके तुलना में निर्गत जो है 40% आ गया, तो इसमें बड़ा कौन है, इसलिए इसका तरफ मुंह घुमा दिए। यानी इनपुट जो है, आउटपुट से कम है। यानी इनपुट जो है, इनपुट कम किए लेकिन आउटपुट ज्यादा मिला है, इसलिए इसका मुंह इस तरफ घुमा दिए। तो उम्मीद करता हूं आपको समझ में आ गया होगा कि बढ़ते प्रतिफल का नियम यानी लॉ ऑफ इंक्रीजिंग रिटर्न्स क्या होता है। अब आगे समझते हैं घटते प्रतिफल का नियम। सिंपल है यार, सिंपल, पूरा सिंपल लैंग्वेज में आप लोगों को समझाने का कोशिश कर रहा हूं, ठीक है। फिर भी आपको समझ में नहीं आ रहा तो प्लीज कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, घटते प्रतिफल का नियम क्या होता है, यानी लॉ ऑफ डिक्रीजिंग रिटर्न्स। देखिए समस्त संसाधन यानी समस्त उत्पादन, यानी पूरा, समस्त का मतलब क्या हो गया, पूरा, ऑल, ठीक है। समस्त उत्पादन के साधनों में वृद्धि करने पर उत्पाद जो होता है, उत्पाद बढ़ने के बजाय घटने लगती है। भाई अब यहाँ तो घाटा लगेगा, कम जो फॉर्म है, जो कंपनी, उसको क्या लगेगा, पक्का घाटा लगेगा, जिसे क्या कहते हैं घटते प्रतिफल का नियम। जैसे उत्पाद के साधन में 20% क्या किया, वृद्धि किया, बढ़ोतरी किया, तो उत्पाद जो है, निर्गत जो है कितना, 15% हो गया, तो यहाँ पक्का है कंपनी को, फैक्ट्री को, फॉर्म को क्या लगेगा, घाटा लगेगा। क्यों? क्योंकि जो उत्पादन के साधन में वो 20%, जो मालिक है 20% बढ़ोतरी किया है, लेकिन उसको जो उत्पाद मिला है, जो निर्गत मिला है, वो कितना, 15% मिला है। मतलब वो जितना पैसा फंसाया उससे भी कम मिला है, ठीक है। यानी घटते प्रतिफल का नियम में आप कह सकते हैं कि आगत जो है, आगत मतलब ज्यादा हो जाएगा, यानी कच्चा माल का इस्तेमाल ज्यादा हो जाएगा। जो कच्चा माल हो गया, भूमि हो गया, आगत का मतलब सिर्फ कच्चा माल मत समझे, आगत का मतलब ये भी समझे, श्रम हो गया, भूमि हो गया, पूंजी हो गया, एक तरह से साहस हो गया, मानव हो गया, ऐसा क्या आगत है। यानी जो एक तरह से निर्गत, यानी एक तरह से निर्गत का निर्माण करने में, उत्पाद का निर्माण करने में जितने सारे चीज का इस्तेमाल होता है, वो सबको क्या कहेंगे, आगत कहेंगे। यहाँ क्या है, आगत मतलब ज्यादा है लेकिन निर्गत कम है। अब तो यहाँ पक्का मतलब घाटा लग गया एक तरह से कंपनी को। यानी इनपुट ज्यादा है, यानी इनपुट आप ज्यादा किए, ज्यादा पैसा फंसा है, इनपुट किए लेकिन आउटपुट जो आपको मिला वो कम मिला, ठीक है। इसी को कहते हैं घटते प्रतिफल का नियम, यानी लॉ ऑफ डिक्रीजिंग रिटर्न्स। उम्मीद करता हूं तीनों लॉ आपको समझ में आ गया होगा। यानी 3 लॉ जो है प्रतिफल का, जो 3 नियम है, जो तीनों लॉ आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। काफी इंपॉर्टेंट है, इसी तरह बनते रहिए। अब आगे आपको समझना है कि समान प्रतिफल का नियम शॉर्ट में समझना है, एक तरह से शॉर्ट में, ठीक है। जो तीनों नियम पढ़े, तीनों नियम जो पढ़े, ये सब में 4 नियम पढ़े, समान प्रतिफल का नियम, बढ़ते प्रतिफल का नियम, घटते प्रतिफल का नियम, ये 3 नियम जो पढ़े शॉर्ट में आपको यहाँ तरह से समझा रहा हूँ, ठीक है। शॉर्ट में, एक तरह से शॉर्ट, हर चीज का शॉर्ट होता है, लेकिन फिर भी कितना शॉर्ट करूंगा, वहां भी आप लोगों को शॉर्ट करके ही बताया हूँ वो, लेकिन वहां जो बताया हूँ आप लोगों को डिस्क्राइब करके, तो आपको वो परिभाषा लिखना है, ठीक है। एग्जाम में इतना ये 2 शब्द से लिखने से काम नहीं चलेगा। अगर आपको 4 नंबर का पूछ दिया जाए, 5 नंबर का पूछ दिया जाए, 2 नंबर का 2 वर्ड लिख करके आ जाइएगा, शब्द लिख करके आ जाइएगा, नंबर, फिर वहां आपको एक तरह से नंबर लेने में दिक्कत परेशानी होगी, ठीक है। इसलिए आप लोग वो भी एक तरह से नोट बनाते हुए चलिए। देखिए अब यहाँ मैं आप लोगों को एक तरह से बता रहा हूँ कि समान प्रतिफल का नियम यानी लॉ ऑफ कांस्टेंट रिटर्न्स, ये क्या होता है कि उत्पादन फलन पैमाने स्थिर प्रतिफल यानी CRS यानी कांस्टेंट रिटर्न्स स्केल को दर्शाता है। यानी समान प्रतिफल का नियम किसको दर्शाता है, उत्पादन फलन पैमाने स्थिर प्रतिफल, उत्पादन फलन पैमाने स्थिर प्रतिफल यानी CRS। ये किसका लैंग्वेज है भाई, किताब का लैंग्वेज है। ये किताब का लैंग्वेज जल्दी आपको एक तरह से जो होता है वो अपने अनुसार रहता है, वो उसको चेंजिंग नहीं कर सकते ना, अपने अनुसार क्या चेंजिंग कर सकते हैं, अपने अनुसार जितना चेंजिंग करने का कर दिए, ठीक है। जितना हमको सिंपल अपने अनुभव से जितना हम सिंपल बनाने, सिंपल वे में आप लोगों को समझाने का तरीका वो आप लोगों को मैं समझा चुका हूं, तो आपको उम्मीद करता हूं ये आपको समझ में आता होगा, ठीक है। यानी समान प्रतिफल का नियम जो होता है, उत्पादन पर फलन पैमाने स्थिर प्रतिफल यानी CRS यानी कांस्टेंट रिटर्न्स स्केल को दर्शाता है। बढ़ते प्रतिफल का नियम यानी लॉ ऑफ इंक्रीजिंग रिटर्न्स जो होता है, उत्पादन फलन पैमाने, उत्पादन फलन पैमाने, इसमें भी कॉमन, इसमें भी कॉमन, उत्पादन फलन पैमाने की वृद्धिमान उत्पादन फलन यानी इंक्रीजिंग रिटर्न्स को दर्शाता है। यानी वृद्धिमान यहाँ भी आ गया, वही तो आप लोगों को बता रहा है कि बढ़ते प्रतिफल का नियम, बढ़ते प्रतिफल का नियम वृद्धिमान उत्पादन फलन को दर्शाएगा। घटते प्रतिफल का नियम एक तरह से ह्रासमान यानी घटते ह्रासमान का क्या होता है, घटते ह्रासमान फलन पैमाने को दर्शाएगा। समान प्रतिफल का नियम क्या होगा कि मतलब पैमाने का स्थिर, यानी स्थिर का मतलब क्या होता है, समान स्थिर मतलब प्रतिफल को दर्शाता है। अब जो घटते प्रतिफल का नियम लॉ ऑफ डिक्रीजिंग रिटर्न्स उत्पादन के ह्रासमान फलन पैमाने को दर्शाता
आता है, ठीक है। ये शॉर्ट टाइप हो गया आपका। अगर आपको आप समझना है कि ह्रास जो होता है, उत्पत्ति का ह्रास का नियम क्या होता है, देखिए इकोनॉमिक्स का फुल फॉर्म आ गया। ये चीज आपको समझना है, मैंने वीडियो में पहली बार ही बोल दिया कि वीडियो एक तरह से इकोनॉमिक्स का फुल फॉर्म क्या होता है वो चीज आपको समझना है। देखिए यहाँ आपको एक लॉ समझना है कि उत्पत्ति ह्रास का नियम क्या होता है, यानी लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न्स क्या होता है। देखिए इस नियम के अनुसार, इस नियम के अकॉर्डिंग क्या होता है कि अगर किसी एक उत्पत्ति के साधन, कोई भी उत्पत्ति का साधन मान लीजिए, भूमि ही मान लीजिए, पूंजी ही मान लीजिए, श्रम ही मान लीजिए, कि माप को स्थिर रखा जाए यानी कांस्टेंट, ना उसको घटाया जाए ना ही बढ़ाया जाए, तो अन्य साधनों की माप एक निश्चित समय के पश्चात बढ़ोतरी होती है, जिसे क्या कहते हैं, उत्पत्ति ह्रास का नियम कहते हैं। क्या कहते हैं, उत्पत्ति ह्रास का नियम यानी लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न्स कहते हैं। वो समझ लिया आप, यानी एक तरह से जो है, अगर आप एक तरह से कोई मान लीजिए पूंजी को ही स्थिर कर दिए, यानी पूंजी को ही मतलब स्थिर कर दिए, या फिर भूमि को ही स्थिर कर दिए, लेकिन उसको आप स्थिर करके रखें, कोई फायदा, कोई मतलब उसका कोई असर नहीं पड़ेगा, लेकिन कुछ समय के बाद क्या होगा कि मतलब क्या होता है कि एक तरह से अन्य साधनों की माप के एक निश्चित समय के बाद क्या होता है, बढ़ जाता है, ठीक है। इसी को क्या कहेंगे, उत्पत्ति ह्रास का नियम यानी लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न्स, ठीक है। अब आपको समझना है कि फुल फॉर्म ऑफ इकोनॉमिक्स, बहुत सारे बच्चे को नहीं पता, ठीक है। ये फुल फॉर्म क्या होता है इकोनॉमिक्स का, इकोनॉमिक्स को पढ़ते हैं, लेकिन इकोनॉमिक्स का फुल फॉर्म क्या होता है ये चीज आपको जानना जरूरी है, बहुत बहुत जरूरी है, ठीक है। फुल फॉर्म ये जो होता है, फुल फॉर्म इकोनॉमिक्स का, ई से आपका हो जाएगा एक्सलेंट, यानी अति उत्तम, बहुत उत्तम, एक तरह से एक्सलेंट जो होता है मतलब उत्तम यानी बहुत अच्छा, कॉन्सेप्शन यानी धारणा या फिर विचार, धारणा यानी विचार जो होते हैं, जो अपना आइडियोलॉजी होती है, जो आइडिया होती है, ऑफ मतलब का, उसके बाद नॉर्मल जो होता है सामान्य, और मतलब या फिर जो होता है मैनिकल, यानी मैनिकल मतलब संकी हो जाएगा, इंसिडेंट घटनाएं हो जाएगा, कंडीशनिंग क्या हो जाएगा, शर्त हो जाएगा, सोसाइटी समाज, ECO इको NOMICS इकोनॉमिक्स, आपका फुल फॉर्म तैयार इसी तरह से, ठीक है। उम्मीद करता हूं आपको इसको भी नोट करना जरूरी है, क्योंकि ये बोर्ड में नहीं पूछा गया मानता हूं, लेकिन एक तरह से नॉलेज के लिए तो बहुत जरूरी है ना। नॉलेज आप इकोनॉमिक्स से पढ़ रहे हैं, आपको इकोनॉमिक्स का फुल फॉर्म पता नहीं, तो ये आपको पता होना जरूरी है, ठीक है। तो आज इस वीडियो में पूरा चैप्टर कवर कर लिया गया आपका, यानी इकोनॉमिक्स का तीसरा चैप्टर उत्पादन और फलन का थ्योरी जो है पूरा कंप्लीट कर लिया गया, पूरा थ्योरी का कंप्लीट कर लिया गया, ठीक है। अगर आपको समझ में नहीं आया तो प्लीज कमेंट करें। इस नियम के थोड़ा सा दोहरा लेते हैं। उत्पत्ति का ह्रास का नियम पढ़े, घटते प्रतिफल का नियम, बढ़ते प्रतिफल का नियम, समान प्रतिफल का नियम क्या होता है सब पढ़े। इसके बारे में जो नियम है, तीनों नियम काफी इंपॉर्टेंट है। उसके बाद जो होता है एक तरह से पैमाने का प्रतिफल का नियम पढ़े, और सबसे इंपॉर्टेंट जो इसमें है, इसमें काफी इंपॉर्टेंट जो है परिवर्तनीय अनुपातों का नियम यानी लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोडक्शन, काफी इंपॉर्टेंट है और ये चीज बहुत बार पूछा गया, ठीक है। तो उम्मीद करता हूं आपको समझ में आ गया होगा। अगर आप पहली बार चैनल पर आए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इस चैनल पर आपको पूरी तरह से तैयारी कराई जाती है। प्लीज वीडियो को लाइक कर दें, क्योंकि वीडियो बनाने में काफी मेहनत लगती है। अपने दोस्तों में भी शेयर कर दें, क्योंकि उनको भी एक तरह से फायदा पहुंचेगा तो अच्छा होगा। तो फिर रखिए अपना ख्याल, मिलेंगे फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।